Hello everyone, Jai Hind. My name is Komal Vyas and I welcome you all to Advait Education, powered by GATE Academy, straight way to government jobs. आज हम हमारे लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था कि एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है वो होता कैसे है, उसे हमें पढ़ना कैसे है, उसके अलावा कौन कौन से पार्ट्स हैं जो हम पढ़ेंगे। हमने आर्टिकल्स भी कुछ देखे हैं कि ओके ये आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद कहते हैं जिन्हें, कि ये सब हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि व्हाट वी विल सी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो कौन सी चीज़ें हैं जो दूसरे देश के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आना तो पक्का है, आप कोई भी एग्जाम दो एक क्वेश्चन आपको इस टॉपिक में से मिलेगा ही। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, बैग ऑफ बोरोइंग्स जिसे कहते हैं उधार का बैग, कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने उधार में ली है दूसरे कंट्री से। ठीक है, उसे आज हम चेक करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये टैगलाइन आपको हमेशा याद रखना है, रीड पॉलिटी फ्रॉम पॉलिटिक्स। ठीक है, पॉलिटिक्स देखते रहिए, आपको चीज़ें अपने आप समझ में आएंगी और यहाँ पे भी ये चीज़ कैसे लागू होती है मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम मतलब कि ब्रिटिश। ठीक है, कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है तो उसमें से वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन्हें हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिया है। देखिए, ये ब्रिटिश का फ्लैग है। सबसे पहले पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जिसे कहते हैं संसदीय सरकार। ठीक है, हमारा जो देश है इसमें मेन चीज जो है पार्लियामेंट। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे यहाँ, मतलब दो हाउसेस होंगे, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, सेम यही चीज़ हमारे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें भी यही सेम चीज़ होती है। ठीक है, वहाँ पे भी एक लोअर हाउस होता है और एक अपर हाउस होता है, सेम चीज़ अपने भी यहाँ पर है। तो ये वाला जो कंसेप्ट है इसको हमने ब्रिटिशर्स से लिया है। इसके अलावा रूल ऑफ लॉ मतलब कानून का शासन, चाहे कुछ भी हो जाए देश में, ठीक है, लेकिन कानून जो कहेगा वही सही होगा, कोई भी अपनी मनमानी नहीं कर सकता। ठीक है, ये दूसरी चीज़। थर्ड है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स, विधायी प्रक्रिया, इलेक्शंस कैसे होंगे लेजिस्लेचर्स में। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में, कि इनके काम कैसे होंगे, विधायक काम कैसे करेंगे एंड एवरीथिंग। इसके अलावा सिंगल सिटीजनशिप, ये भी इंपॉर्टेंट है, एकल नागरिकता कहते हैं जिसे। आप लोग को ये चीज़ पता होगी कि जो हमारा इंडिया है हमारे पास में यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है, नॉट लाइक कनाडा और एनी अदर कंट्री। ऐसी बहुत सी कंट्रीज हैं जहाँ पे डुअल सिटीजनशिप होती है, यूएसए में भी खासकर, क्योंकि वहाँ पे आपके स्टेट भी उतने ही पावरफुल होते हैं जितने कि सेंटर होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे सेंटर इज मोर पावरफुल, तो वी कांट से कि हमारे पास दो सिटीजनशिप है, जिस स्टेट में हम रहते हैं और सेंटर की, हमारे पास एक ही सिटीजनशिप है जिसको हम क्या कहते हैं, दैट वी आर इंडियंस। ठीक, तो इसलिए व्हाट वी कैन से कि सिंगल सिटीजनशिप। नेक्स्ट इज कैबिनेट सिस्टम, कि हमारा जो मंत्रिमंडल का जो प्रणाली है, कैबिनेट सिस्टम जो है पूरा, वो वर्क कैसे करेगा, कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, किनको आप मंत्री बनाओगे एंड ऑल। तो ये सब के बारे में भी जो चीज़ें हैं ये सब हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इसके अलावा रिट्स, रिट्स को कहते हैं प्रादेश। रिट्स का मतलब ये होता है कि सरकार के खिलाफ जो हमारे कोर्ट हैं, न्यायालय हैं, वो क्या करते हैं, रिट जारी करते हैं। ठीक है, अगर सरकार कुछ चीज़ गलत कर रही है, ठीक है, तो उनके अगेंस्ट रिट्स निकाले जाते हैं। कौन निकालता है, कोर्ट, ऑर्डर कह सकते हैं कि 5 तरह के रिट्स होते हैं। जब हम रिट्स पढ़ेंगे तब मैं आपको ये चीज़ बताऊंगी। ठीक, तो इसका जो कंसेप्ट है कि राज्य जो है, सरकार जो है राज्य की, वो हुकूमत नहीं कर सकती है ना कहीं उन पर स्टॉप कौन है लगाने को, कोर्ट्स है। तो ये जो बैलेंस है ये हमेशा बना रहना चाहिए। तो अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो उन्हें कौन स्टॉप करेगा, कोर्ट। कैसे स्टॉप करेगा, रिट्स जारी करके, जिसे हिंदी में हम कहते हैं प्रादेश। इनके अलावा बाईकैमरलिज्म, द्विसदन। ठीक है, हमारे यहाँ पे भी द्विसदन है, लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन है। ठीक है, कैसे वर्क करते हैं दोनों, तो ये बाईकैमरलिज्म का भी जो कंसेप्ट है इनको हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ याद रखना है, इसे याद करने का एक तरीका भी होता है, शॉर्टकट। जैसे शॉर्टकट जो है वो जनरली वर्क नहीं करता है, फिर भी हम ट्राई कर सकते हैं कि हम कोई शॉर्टकट बना लें जिससे कि ये चीज़ हमें याद हो जाए। तो हम देखिए इसका शॉर्टकट कैसे बना सकते हैं। जो ब्रिटिश है, तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें
अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड कि पार्लियामेंट जो है वहां का वो काफी पावरफुल है। ओके, पार्लियामेंट इज पावरफुल, बहुत ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है कि जो पार्लियामेंट से रिलेटेड चीजें हैं, है ना, तो वो कहां से ली गई है, हमारे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। जैसे कि देखिए पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बोल दिया अगर, ये हो गया। इसके अलावा कैबिनेट सिस्टम, इसको भी बोल सकते हैं। बाईकैमरलिज्म, ये भी पार्लियामेंट से रिलेटेड है। ठीक है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स, पार्लियामेंट में कौन रहते हैं, लेजिस्लेचर्स रहते हैं, एमपीज रहते हैं, तो उनका प्रोसेस कैसे होएगा, पूरा प्रोसीजर जो है। तो ये देखो, ये कितनी चीजें हो गई आपकी, 4 चीजें। तो चारों कहाँ पार्लियामेंट से रिलेटेड है, तो उससे हमको ये पता चल गया कि ओके ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। इसके अलावा जो 3 चीजें हैं इन्हें हम याद कर लेंगे। ओके, रिट्स क्या होते हैं बता दी हूं मैं आपको, याद कर लो। रिट्स, सिटीजनशिप और रूल ऑफ लॉ, है ना। तो रूल ऑफ लॉ इज इंपॉर्टेंट, कई बार पूछता है कि रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया है। ठीक, तो ये आप देख सकते हैं। ये शॉर्टकट है, जनरली आप चाहो तो इनको यूज कर सकते हो याद करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है लेकिन लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हम देखते हैं कि अब यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या चीजों को एडॉप्ट किया है। देखिए, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कई बार पूछा भी जाता है एग्जाम में कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार जो है हमारे मौलिक अधिकार, तो इन्हें हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इनके अलावा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ठीक है, जो न्यायतंत्र है ना, न्यायपालिका जो है, तो उसकी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए कहीं पे, ऐसा नहीं कि वो हमेशा दबाव में आके काम करे, है ना। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसमें हमने जजेस को और जुडिशरी को पूरी तरह से फ्री कर दिया कि उन्होंने जो कहा वही सही होगा। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंस जो है वो रहना चाहिए, मतलब इनके ऊपर में हर टाइम किसी का प्रेशर नहीं बना रहना चाहिए कि यू हैव टू डू लाइक दिस, नहीं। तो अगर वो ऐसा करेंगे तो फिर किसी को भी कभी भी जस्टिस नहीं मिलेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर होता है जुडिशरी रिव्यू, न्यायपालिका की समीक्षा। अगर गवर्नमेंट कोई लॉ लाई है, ठीक है, अगर वो लॉ सही नहीं है, उसके लिए अगर कुछ दिक्कतें आ रही है एक आम नागरिक को, तो हम क्या कर सकते हैं, कोर्ट में फाइल कर सकते हैं उसके अगेंस्ट चीज़ें। तो फिर जो कोर्ट होते हैं वो क्या करते हैं, जुडिशरी रिव्यूज़ करते हैं उस चीज़ का कि क्या एक्चुअली में ये गलत है या ये सही है। ओके, तो ये एक टाइप से मैं क्या कह सकती हूँ कि ये इंडिपेंडेंस हो गया जुडिशरी का कि ओके वो जो कहेंगे फिर उस चीज़ को मानना ज़रूरी हो जाएगा। ठीक, तो वो जब भी चाहे हर टॉपिक को रिव्यू कर सकती है। जैसे अभी फार्म बिल्स है, तो फार्म बिल पर भी उन्होंने रिव्यू किया कि ये बिल कितना सही है कितना गलत है, और उस वजह से उन्होंने एक कमेटी भी बनाई। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका जुडिशरी रिव्यू। इसके अलावा इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट को आप हटाओगे कैसे। ठीक है, इम्पीचमेंट वर्ड जो है, आपको एक और चीज याद रखना है कि इम्पीचमेंट वर्ड हमेशा प्रेसिडेंट के लिए यूज किया जाता है हमारे इंडिया में, सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, कई लोग कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसको भी हम इम्पीच करते हैं, लेकिन वो गलत है। ओके, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो कभी भी इम्पीच नहीं होते, वो रिमूव होते हैं। ठीक है, और ये दोनों में बहुत अंतर होता है, तो ये वर्ड्स आपको पकड़ने हैं। ठीक है, तो इम्पीच को क्या कहते हैं, महाभियोग लगाना। ठीक है, किसी को हटा देना, उसी को ही कहते हैं महाभियोग लगाना। तो इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को आप कैसे हटाओगे, ओके, उनको कैसे रिमूव करोगे, तो ये भी आपका यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक, उसके बाद में पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट है हमारे, ठीक है, उपराष्ट्रपति जो है, तो उनकी पोस्ट को भी हमने कहाँ से लिया है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। पहले ये चीज़ बोला गया था कि प्रेसिडेंट हो गया है तो फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट की क्या ज़रूरत है, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि राष्ट्रपति उस टाइम पे उपलब्ध ना हो जब हमें उनकी ज़रूरत हो। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक और डिग्नेटरी की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो कौन होंगे, हमारे वाइस प्रेसिडेंट होंगे। अब देखिए, इसको याद करने का तरीका कैसा हो सकता है, जो
यूएसए है वहां पे कभी भी आपका पार्लियामेंट स्ट्रांग नहीं होता, ठीक है। वहां अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड कि वहां की जो जुडिशरी है वो काफी पावरफुल है। ओके, वहाँ के कोर्ट्स बहुत पावरफुल है, वहाँ का सुप्रीम कोर्ट बहुत पावरफुल है। तो इसीलिए जो जुडिशरी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, ठीक है, उन्हें हम ये मान सकते हैं कि वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए। जैसे कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यूज बोल दीजिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हमें जो रिमूव करना है, तो भाई ये भी तो कोर्ट और जुडिशरी के ही उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये तीन चीजें, तो जो जुडिशरी से रिलेटेड चीजें आपकी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। इसके अलावा इम्पीचमेंट कैसे याद करोगे? अभी अभी हाल ही में जो डोनाल्ड ट्रंप थे उनके अगेंस्ट महाभियोग लगाया गया, 2 बार लगाया गया है, ठीक है। तो उससे हम याद कर सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कहाँ के प्रेसिडेंट थे? यूएसए के। तो उन्हें हटाया कैसे गया? इम्पीचमेंट के थ्रू। ओके, वो इलेक्शंस हार गए लेकिन 2 बार उनके ऊपर इम्पीचमेंट भी लगा, ठीक है। तो इम्पीचमेंट कहाँ से लिया गया हमारा? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा जब मैं फंडामेंटल राइट्स आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है, तब मैं आपको बताऊंगी इसकी स्टोरी क्या है कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में जब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा तब इनको लगा कि हाँ कुछ कमी है, और तब इन्होंने बाद में ऐड किया फंडामेंटल राइट्स। ओके, कि एक पर्सन के राइट्स क्या होने चाहिए वो चीज़। स्टेट बहुत पावरफुल है, हम ये कह सकते हैं। यूएस में स्टेट में कौन रहता है? लोग रहते हैं। तो लोग पावरफुल कब होंगे? जब उन्हें पता होगा कि उनके राइट्स क्या हैं, सो दैट दे कैन यूज देम, ठीक। तो इसलिए फंडामेंटल राइट्स भी आपका यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और वाइस प्रेसिडेंट को आप याद कर लो, ठीक है, ये आपको याद हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जुडिशरी बिकॉज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे यूएस में, तो इसलिए यहाँ पे जो जुडिशरी से रिलेटेड चीजें वो आपके यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, ठीक है, कि आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, जस्ट 1 सेकेंड। सबसे पहले डीपीएसपीस, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, जो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो पार्ट 4 में है हमारे। जब हम पार्ट 4 करेंगे तब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपका आयरिश और वी कैन से आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से इसके पूरे टॉपिक्स को लिया गया है, ठीक है, कि एक राज्य है अगर उसे कानून बनाना है तो उन्हें कौन से प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए अपने कानून को बनाना चाहिए, ठीक। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, कई बार पूछता है इस चीज़ को कि डीपीएसपी को किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, तो वो है आपका आयरिश या फिर आप आयरलैंड भी बोल सकते हो। इसके अलावा नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स टू द राज्यसभा, ठीक है। अब देखिए जो हमारा अपर हाउस है राज्यसभा, तो वहाँ पे 2 तरह से मेंबर्स आते हैं, एक इलेक्ट होकर आते हैं और एक को अपॉइंट किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है। तो जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो इनडायरेक्टली होते हैं, वो हम पब्लिक लोग इलेक्ट नहीं करते उनको, ठीक है। वो जो स्टेट के जो विधानसभा और विधानमंडल है वो लोग इलेक्ट करके राज्यसभा में भेजते हैं, ठीक। और जो नॉमिनेटेड पर्सन्स हैं तो टोटल 12, ओके, इसमें टोटल 12 नॉमिनेटेड होते हैं राज्यसभा में, जिसे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, ठीक है। और वो 4 अलग अलग फील्ड के रहेंगे। तो इसलिए आपने देखा होगा लाइक सचिन तेंदुलकर वो राज्यसभा के मेंबर हैं, यस, तो वो नॉमिनेट हुए हैं, वो इलेक्ट नहीं हुए, ओके, ऐसे। तो जो नॉमिनेशन है तो इसको कहाँ से लिया गया है? आपके आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इसके अलावा जस्ट 1 सेकेंड, मेथड ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब देखिए यहाँ में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसके पहले हमने क्या देखा कि प्रेसिडेंट को हटाना कैसे है, तो वो कहाँ से लिया गया? आपका यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। यहाँ पे बोल रहा है मेथड ऑफ द इलेक्शन, कि भाई प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होगा, ठीक है, तो वो कैसे होगा, ठीक है। इसका इलेक्शन होता कैसे है? इसका एक अलग प्रक्रिया है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ओके। तो वो पूरी प्रक्रिया को मैं समझाऊंगी कि वो क्या होती है, ठीक। तो उस तरह से इलेक्शन होता है। तो इसका कॉन्सेप्ट भी कहाँ से लिया गया है? सॉरी, फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखते हैं इसको हम याद कैसे रख सकते हैं, ठीक है, ट्राई करते हैं। देखिए आयरलैंड
ओके, इसमें ये जो आर है, ठीक है, तो आर से हम क्या याद कर सकते हैं, राज्यसभा, ठीक है, बना सकते हो ऐसे, ये कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ऐसे ही याद करना है, ठीक है। आर से क्या हो गया, राज्यसभा, तो नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स टू द राज्यसभा, ठीक। इसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बोल रहे हैं, तो ये डी, अच्छा यहां देख लो पहले, इलेक्शन, ईएल आ गया लिखा हुआ, ठीक है, तो यहां से क्या हो गया, इलेक्शन, ईएल से इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, उसका मेथड कैसे होएगा ये। इसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, तो ये डी आ गया, डी से क्या याद रख सकते हो, डीपीएसपी, और डीपीएसपी तो जो है वो नॉर्मली याद हो भी जाता है, ठीक। लेकिन ये दोनों को आप ऐसे याद कर सकते हो कि आयरलैंड के आर से नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स टू द राज्यसभा, और ईएल से इलेक्शन की राष्ट्रपति जो है उसका चुनाव कैसे होगा, इसके जो पूरा मेथड है, विधि जो है, तो वो हमारी आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कनाडा। तो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या उठाया है, पहला है फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है। देखिए फेडरेशन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको याद होगा मैंने सेकेंड पार्ट में आपको ये चीज बताई थी इंट्रोडक्शन के, कि यूएस और इंडिया का जो फेडरेशन का जो स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर बहुत अलग है, राइट। अमेरिका का अगर कोई स्टेट उनसे अलग होना चाहता है तो आराम से हो सकता है, लेकिन इंडिया का कोई स्टेट अगर इंडिया से अलग होना चाहता है तो नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता, उसके रीजंस भी हमने बताए थे। स्टेट इंडिपेंडेंट थे यूएस के, पर इंडिया के स्टेट से इंडिपेंडेंट नहीं थे, ठीक। तो सेम, तो फेडरेशन आपको समझा, तो वही वाला कंसेप्ट कि पावर्स हैं, स्टेट के भी पास में पावर्स हैं और सेंटर के भी पास में पावर्स हैं इंडिया में, लेकिन जो यूनिटरी टिल्ट है हमारे यहाँ, यूनिटरी टिल्ट मतलब थोड़ा सा हम सेंटर की तरफ ज्यादा झुके हुए हैं, कि सेंटर जो बोलेगा वही माना जाएगा, बिकॉज कॉन्करेंट लिस्ट जो होती है उसमें भी अगर दोनों ने लॉ बनाया है तो सेंटर का लॉ ज्यादा मान्य होता है, ठीक है, सेंटर की बात मानना आपको ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। इसके अलावा बेस्टिंग ऑफ द रेसिडुअरी पावर्स इन द सेंटर, ठीक है। रेसिडुअरी पावर्स मतलब क्या होते हैं, कुछ ऐसे पावर्स हैं जो ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जो आपके स्टेट लिस्ट में, सेंटर लिस्ट में, कॉन्करेंट तीनों में ना हो, ठीक है। तो उनके अलावा, ये तीनों के अलावा जो चौथे पार्ट में जो रेसिडुअरी है, अपशिष्ट ऐसी पड़े हुए हैं जो पावर्स हैं, ठीक है, तो वो अपशिष्ट पावर्स जो हैं वो उस पर कौन लॉ बना सकता है, केंद्र बना सकता है, सेंटर बना सकता है, ठीक। इसके अलावा थर्ड है अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, ठीक है। सेंटर के पास ये अधिकार है कि वो गवर्नर को क्या कर सकती है, अपॉइंट कर सकती है। इसलिए जब भी देखना कि जब भी सेंटर में अगर आपकी पार्टी बदल जाती है तो तुरंत स्टेट के जितने भी राज्यपाल हैं वो सब बदल जाते हैं, ओके। कई राज्यपाल अपनी सीट नहीं छोड़ते तो उसके पीछे भी बहुत बवाल होता है, अगर आपने देखा होगा न्यूज़ में, तो ठीक है, ये चीज़ें चलती रहती है जब भी कोई न्यू पार्टी पावर में आती है। तो ये वाला कंसेप्ट भी हमारा कहाँ से लिया गया है, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से, कि कोई भी गवर्नर जो है स्टेट का वो कभी इलेक्ट नहीं होता, वो हमेशा क्या होता है, अपॉइंट होता है। याद रखना, प्रेसिडेंट आपका इलेक्ट होता है लेकिन गवर्नर अपॉइंट होता है। गवर्नर को अपॉइंट करता कौन है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है। गवर्नर मतलब राज्यपाल। आई होप इतना आप लोगों को पता होगा, ठीक। तो इससे रिलेटेड चीजें भी कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है और इन्हीं के पास में पावर्स रहते हैं सेंटर के पास। अब इन्हें याद करने का एक तरीका समझिए। इसमें कुछ नहीं है, कनाडा का मतलब आप ये समझना कि ये ज्यादा एम्फोसाइज इस चीज में करते हैं कि जो सेंटर है, जो आपका केंद्र है, वो हमेशा पावरफुल होना चाहिए। कनाडा ये कहता है कि उनका जो सेंटर है, केंद्र है, वो बहुत शक्तिशाली होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए। तो इसलिए ये जो भी रूल बनाता है वो ऐसे ही रूल बनाता है जिसमें सेंटर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाए, ठीक है। जैसे कि फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है। हमारे यहाँ फेडरेशन है, स्टेट्स अलग हैं, सेंटर अलग हैं, दोनों के पास अलग अलग पावर्स हैं, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ हम ये कह सकते हैं कि सेंटर क्या है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू स्टेट्स, ओके। तो ये देखो, ये हो गया याद। इसके अलावा देखो, सेंटर को हमने रेसिडुअरी पावर्स भी दे दी है,
तो ये भी आपका कनाडा से लिया गया, देखो यहाँ भी सेंटर को पावरफुल बना दिया। इसके अलावा अगर मुझे कोई गवर्नर अपॉइंट करना है किसी भी राज्य में, तब भी वो कौन करेगा, सेंटर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये दिखा दिया कि सेंटर क्या है, ज्यादा पावरफुल है। तो ये चीज को आप याद रख सकते हो कि कनाडा में ये बोलते हैं कि उनका जो सेंटर है वो ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन, अब देखिए ऑस्ट्रेलिया से क्या चीजें हमने ली है। ऑस्ट्रेलिया से हमने 3 चीजें अडॉप्ट की हैं। दैट इज सबसे पहले कॉन्करेंट लिस्ट, जो हमारी थर्ड लिस्ट होती है, ठीक है। थर्ड लिस्ट हमारी कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। और ये कॉन्करेंट लिस्ट पूछता है, ठीक है, भले ये दोनों को ज्यादा नहीं पूछेगा लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट काफी पूछता है, ठीक है, कि कॉन्करेंट को हमने कहां से अडॉप्ट किया है। तो ये हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से किया है। इसके अलावा ट्रेड और कॉमर्स की जो फ्रीडम है, ओके, कि कौन से चीजों में हम ट्रेड कर सकते हैं, अगर आपको ट्रेड करना है, बाय या सेल करना है, तो ये सब की जो फ्रीडम होनी चाहिए कि हमारे देश के अंदर ही हम कोई भी चीज़ को आसानी से खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ठीक है। तो इसकी फ्रीडम का जो कंसेप्ट है ये भी हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके अलावा पार्लियामेंट में एक जॉइंट सेशन होता है, ठीक है। जॉइंट सेशन का मतलब क्या है कि सपोज कोई लॉ मैंने पास किया, ठीक है, वो लॉ सपोज आपका लोकसभा में तो पास हो गया लेकिन वो राज्यसभा में पास नहीं हुआ, ओके, लेकिन हम चाहते हैं कि वो राज्यसभा में भी पास हो जाए, तभी वो क्या होगा, आगे प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम पार्लियामेंट में जो सेंटर हॉल होता है, ठीक है, वहां पे लोकसभा, 1 सेकेंड, तो ये एक सेंटर होता है और इसे हॉल होता है, सेंटर हॉल, और इसमें हम क्या करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स को एक साथ बुला लेते हैं, ठीक है। एक चीज ध्यान देना कि मैंने ये लाइन बीच में नहीं बनाई, राइट। लोकसभा की ज्यादा है, राज्यसभा की कम है। रीजन, लोकसभा के मेंबर्स ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू राज्यसभा, इसीलिए, ठीक है। तो ये पूरे मेंबर्स एक साथ बैठते हैं, फिर जो भी एक पर्टिकुलर टॉपिक है उस पर डिस्कस किया जाता है कि वो कितना सही है, कितना गलत है, और उसके बाद में वोटिंग के थ्रू वो पास हो जाएगा या फिर फेल हो जाएगा। तो ये जो जॉइंट सेशन का जो कंसेप्ट है, ठीक है, तो ये भी हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अब ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्या है, ये जब जॉइंट सेशन को पढ़ेंगे तब मैं आपको ये चीजें बताऊंगी। एक अब देखिए, अब इसको याद करने का तरीका देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, लिया, हिंदी का लिया बोलते हैं, ठीक है। क्या क्या लिया है हमने, ट्रेड, TRA, ट्रेड आ गया, ट्रेड एंड कॉमर्स, ये चीज आ गया, ठीक है। इसके अलावा T से और क्या आ सकता है आपका, थर्ड लिस्ट, जो कॉन्करेंट लिस्ट है, जनरली पूछता है एग्जाम में आपको कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से ली गई है, ठीक है। और जॉइंट सेशन आप याद कर सकते हो, S से याद कर लो कि सेशन जो है, जॉइंट सेशन जो होता है S, ठीक है। तो ये कहां से लिया गया, हमारे ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। इससे रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आना ही आना है आपके हर एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज वीमर कॉन्स्टिट्यूशन। वीमर कॉन्स्टिट्यूशन किसका होता है, जर्मनी का, ठीक है। देखिए जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, बचपन से आपने पढ़ा ही होगा, इमरजेंसी के टाइम पर, ठीक है, आपातकाल के टाइम पे आपके जो मूल अधिकार हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके सस्पेंड हो जाएंगे, ठीक है, निलंबन हो जाएंगे, सिवाय आर्टिकल 21 के, दैट इज राइट टू लाइफ, ठीक है, जीने का जो अधिकार है सिर्फ वो नहीं हटता, उसके अलावा जितने भी आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो सब आपके क्या हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। अब एक दो चीज याद रखना, अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि सिर्फ फंडामेंटल राइट लिख देता है तब यूएस बोलना, ओके। जब ये पूरी लाइन दी रहेगी कि सस्पेंशन जो है, ठीक है, ये पूरा चीज लिखा हुआ है, तब आप क्या बोलेंगे, उस टाइम आप बोलोगे कि जर्मनी है। तो देखिए फंडामेंटल राइट अगर आपको बोलता है तो आप क्या बोलोगे, यूएसए, ठीक है, यूएसए से लिया गया। इसके अलावा
अगर आपको बोलेगा सिर्फ इमरजेंसी के जो प्रोविजंस हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, तो इमरजेंसी प्रोविजंस जो है वो भी आप जर्मनी नहीं डाल सकते। वीमर कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ का है, जर्मनी का है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा कि ये जर्मनी का है। अब सिर्फ इमरजेंसी प्रोविजंस बोलेगा तो ये आपका लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, ठीक है। ये जो एक्ट आया था जो ब्रिटिश शासन के टाइम पर लगाया गया था, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो इस एक्ट से भी सबसे ज्यादा चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ली गई हैं, ठीक है। तो सेम जो सिर्फ इमरजेंसी प्रोविजंस हैं वो आपके यहाँ से लिए गए हैं, ठीक, ये चीज को याद रखना। लेकिन अगर आपको ये पूरी लाइन बोलता है कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, ठीक है, सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो इसमें आप क्या डालोगे आंसर में, जर्मनी और वीमर कॉन्स्टिट्यूशन जो भी लिखा हो वहां पे, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखना, अगर सिर्फ सिंगल सिंगल ये वर्ड्स दे दिया है इमरजेंसी या फंडामेंटल राइट्स, तब आप जर्मनी नहीं डाल सकते। चलिए अब इसको आप याद कैसे करोगे, जर्मनी से तो हमको एक ही चीज समझ में आता है, दैट इज हिटलर। हिटलर समझ में आ गया तो हिटलर से ये चीज आप समझ सकते हो कि ओके उसने क्या लगाया था, इमरजेंसी लगाई थी और उसने सारे फंडामेंटल राइट्स जो है लोगों के वो हटा दिए थे, सस्पेंड कर दिया था, ठीक है। तो इसको याद करना बहुत ज्यादा टफ नहीं होगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सोवियत यूनियन, ठीक है। सोवियत यूनियन मतलब क्या हुआ आपका, यूएसएसआर, ठीक है। तो यूएसएसआर से हमने क्या चीजें अडॉप्ट की है, तो देखिए जो हमारा सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन था दैट इज पर्टिकुलरली जो टूट गया, यूएसएसआर अब टूट चुका है ना, तो जो रशिया बोल सकते हो आप आज की डेट में इसको हम किस नाम से समझते हैं, रशिया से, ठीक है। तो यहाँ से हमने किन चीज़ों को अडॉप्ट किया, सबसे पहले जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो हमने सोवियत यूनियन से लिया है। उसके अलावा द आइडियल ऑफ जस्टिस, ठीक है। जब आप प्रस्तावना पढ़ोगे, प्रियम्बल को जब आप पढ़ोगे तो यू विल फाइंड कि वहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है जस्टिस, न्याय, ठीक है। हमने न्याय दिया है लोगों को उसमें, ठीक है। हमने उनको सोशल जस्टिस दिया है, पॉलिटिकल जस्टिस दिया है, इकोनॉमिकल जस्टिस दिया है, न्याय दिया है, ठीक है। सबसे मेन चीज़ यही तो है, हम हर चीज़ क्यों करते हैं, हमें न्याय चाहिए, ठीक है। जो सही वो सही, जो गलत वो गलत। तो जो ये न्याय का जो कंसेप्ट है जस्टिस का, तो ये जस्टिस का कंसेप्ट कहाँ से लिया गया है, आपके सोवियत यूनियन से, ठीक है, सोवियत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है। अब इसको हम याद कैसे करेंगे, और ये एक आपका कम्युनिस्ट कंट्री है ना, इसलिए देखिए इनका फ्लैग भी एकदम कम्युनिस्ट पैटर्न में रहता है। याद करने के लिए एक चीज याद रखिए कि जो यूएसएसआर था वो क्या था, दोस्त था। किसका दोस्त था, इंडिया का दोस्त है, आज भी है, पहले से था, ठीक है। तो अगर कोई आपका फ्रेंड है तो उसकी कुछ ड्यूटीज होंगी ना हमारे प्रति, ठीक है। राइट्स का तो हमको नहीं पता, लेकिन हाँ उसकी कुछ ड्यूटीज जरूर होगी। तो इसलिए ड्यूटी से हम क्या याद रख सकते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज। हमने यूएसएसआर से ले लिया क्योंकि वो हमारा क्या है, दोस्त है, ठीक है, दोस्त है। इसके अलावा जब वॉर हुए हमारे चाइना और पाकिस्तान के साथ में, जब वॉर हुआ और जब अमेरिका भी चाइना और पाकिस्तान का ही साथ दे रहा था, उस टाइम पे जस्टिस के लिए, हमें जस्टिस दिलाने के लिए आगे कौन आया, सोवियत यूनियन। यूएसएसआर ने उस टाइम पे हमें जस्टिस दिलाया था, यूएन में बहुत हेल्प की थी इन्होंने, ठीक है। इसकी पूरी स्टोरी है, वर्ल्ड हिस्ट्री के टाइम पर मैं आपको ये सब चीज़ें बताऊंगी, या फिर जब हम वर्ल्ड वॉर्स पढ़ेंगे उस टाइम पर, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई कि जस्टिस, न्याय रशिया ने हमको दिलाया, ठीक है, पूरे देश के सामने। उसके अलावा वो हमारा दोस्त है, तो इसलिए उसके कुछ कर्तव्य हैं, उसके कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो इससे आप याद कर सकते हो कि ये दोनों चीज़ें हमने यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या चीज़ें ली है, ओके। देखिए फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है सबसे पहले रिपब्लिक, गणतंत्र, ठीक है। हम क्या है आज की डेट में, रिपब्लिक है। जब आप फ्रेंच रेवोल्यूशन की स्टोरी पढ़ोगे ना, यू विल फाइंड कि वहां पे भी एक राजा था लुइस, ठीक है। उसके अगेंस्ट फिर लोगों ने बगावत कर दी, ठीक।
तो उसके बाद वहां मोनार्की हटके क्या हो गया, रिपब्लिक आ गई। तो सेम रिपब्लिक का पूरा जो कंसेप्ट है वो हमने कहाँ से लिया है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, फ्रांस से, ठीक। उसके अलावा फ्रेटर्निटी, भाईचारा, इक्वालिटी और लिबर्टी, अगर आप ध्यान दोगे तो ये जो तीनों वर्ड्स हैं, ये तीनों वर्ड्स आपके कहाँ पे हैं, प्रियम्बल में, हमारे प्रस्तावना में भी ये तीनों वर्ड्स डले हुए हैं, ठीक है। तो ये तीनों वर्ड्स को हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक। इसको याद कैसे करेंगे, देखो फ्रांस, और बचपन से आप ये चीज पढ़ते भी आए होंगे कि देखो एफ से क्या समझ सकते हैं अपन, फ्रेटर्निटी, ठीक है। और जहां बात फ्रेटर्निटी की होती है तो हमेशा ये सिंगल वर्ड नहीं आता, इसके साथ हमेशा दो वर्ड्स जुड़े होते हैं, लिबर्टी और इक्वालिटी। ओके, जब आपने प्लेजेस भी लिए होंगे, बहुत सारी चीजें आपने स्कूल टाइम पे भी पढ़ी होगी, तो आपने ये चीज देखा होगा कि ये तीनों वर्ड्स को हमेशा साथ में पढ़ा जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप याद कर सकते हो। और उसके अलावा ये जो आर है, तो आर से हम क्या याद कर सकते हैं, रिपब्लिक, है ना, कि रिपब्लिक का जो कंसेप्ट है वो भी फ्रांस से लिया गया है। यहाँ से जस्टिस नहीं है, जस्टिस कहाँ से था हमारा, यूएसएसआर से, क्योंकि उसने हमें बहुत जस्टिस, बहुत न्याय दिलाया यूएन में, ठीक है। ऐसा कुछ कहानियां आप लोग भी बना सकते हो तो ऑटोमेटिकली आपको चीजें याद हो जाएंगी। ओके, तो ये समझ में आया आपको, रिपब्लिक और आइडियल्स ऑफ द लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता, प्रस्तावना में बंधुत्व, हिंदी में इसे यही कहते हैं। तो ये सब के कंसेप्ट कहाँ से लिए गए, हमारे फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट जापान। अब देखिए जापान कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है, कि कोई भी प्रोसेस होगी अगर कंट्री में, कोई भी चीज़ें अगर होने वाली है तो वो एक कानून के साथ में होगी, कानून के तहत में रहकर आपको ये चीज़ें करनी है, ठीक है। ये जो कंसेप्ट है ये रिलेटेड है आपका आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ मतलब अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो हमारे इसको, लाइफ को भी हटा सकती है, ठीक है, क्योंकि क्या है यहाँ पे प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, यहाँ ड्यू प्रोसेस नहीं है, ड्यू प्रोसेस यूएस में है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड, तो व्हाट दे कैन डू इज, चाहे तो राइट टू लाइफ पे भी वो लोग क्वेश्चन मार्क बना के कुछ ना कुछ लॉ बना सकते हैं, ठीक। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे, जापान का पी हटा दो तो क्या बचा आपके पास में, जान बचा। जान मतलब क्या होगी आपके पास में, लाइफ हो गई, और लाइफ से आप इस चीज को याद रख सकते हो, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है, कि कानून जो है वो हमारे लाइफ के ऊपर में कुछ भी लॉ बना सकता है, गवर्नमेंट जो है वो कोई भी लॉ बना सकती है हमारे लाइफ के ऊपर में, ठीक। इसके फ्लैग को देखिए, काफी सिंपल फ्लैग है। द रीजन इज, इसका मतलब पता है क्या है, ये जो है रेड, ठीक है, ये है सन, इसको सन कहते हैं, ठीक है। तो जब चाइना के ईस्ट में आपका जापान पड़ता है, तो व्हाट दे थिंक कि लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहते हैं जापान को, इसलिए क्या कहते हैं, लैंड ऑफ राइजिंग सन, लैंड ऑफ द राइजिंग सन, कि जब भी आप देखोगे तो यू विल फाइंड कि जो सन है वो जापान साइड से क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, ठीक है। तो देखिए इसका जो फ्लैग भी है ना वो काफी एकदम सिंपल फ्लैग लगा मुझे, इसलिए मैंने बता दिया इसके बारे में, ठीक है। तो जापान कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आया। नाउ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, कि जो भी प्रक्रिया होगी, कुछ भी होगी, वो बाय लॉ ही होगी। चलिए नेक्स्ट है आपका साउथ अफ्रीका। अब साउथ अफ्रीका से हमने क्या चीजें अडॉप्ट की है, देखिए सबसे पहले साउथ अफ्रीका से हमने लिया है प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में अगर मुझे किसी चीज को अमेंड करना है, संशोधन करना है, तो वो संशोधन हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उसका जो पूरा प्रोसेस है अमेंडमेंट का वो हमने कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीका से। इसके अलावा इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, ठीक है, मैंने बताया राज्यसभा में दो चीजें होती है, एक होता है आपका नॉमिनेट मेंबर्स होते हैं और एक आपके पास में इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो जो इलेक्शन होएगा मेंबर्स का, तो इलेक्शंस आप कहाँ से, सॉरी, इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, तो राज्यसभा में जो भी इलेक्शन होगा, ठीक है, मेंबर्स का,
तो वो हमने कहाँ से लिया है? साउथ अफ्रीका से। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, गांधी जी सबसे पहले कहाँ गए थे? जब भी गांधी जी और फॉरेन से रिलेटेड कुछ बात होती है तो हमेशा आपको क्या याद आएगा? साउथ अफ्रीका। ठीक है, एस से क्या हो गया आपका? संशोधन, मतलब गांधी जी ने संशोधन किया साउथ अफ्रीका में। ये कहानी आप बना सकते हो कि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में संशोधन किया, मतलब कि अमेंडमेंट किया और इंडिया आ गए, अमेंडमेंट किया और इंडिया आ गए। ठीक है, तो इससे आपको याद आ जाएगा कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो साउथ अफ्रीका से लिया गया है, और यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। इसको उतना नहीं पूछता है, लेकिन ये आपको पूछ सकता है एग्जाम में। ओके, तो ये आपके टोटल 8 कंट्रीज हो गई। ठीक है, इसके अलावा एक और एक्ट है जिसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ, जिसमें से हमने बहुत सारे चीज़ों को अडॉप्ट किया है। तो वो एक्ट है, मैंने ये बता दिया आपको, ये टोटल है आपके 10 कंट्रीज। ठीक है, कितनी हो गई? 10 कंट्रीज हो गई, जहाँ से हमने क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट की है वो हमने देख लिया कि यहाँ से इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स। अच्छा, अब आप लोग बताइए कि मैंने आपको बताया वीडियो में कि जो नॉमिनेशन होता है वो कितने मेंबर्स का होता है इन द राज्यसभा। ठीक है, और वो किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ये वाले कंसेप्ट को आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे इसके बारे में ना। इसके अलावा एक और बचा हुआ है, लास्ट है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। ठीक है, ये मैंने आपको बताया अभी जर्मनी के टाइम पे कि इमरजेंसी अगर आपको बोलता है कि इमरजेंसी प्रोविजंस कहाँ से लिए गए हैं, तो वो आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से लिए गए हैं। इसके अलावा जो फेडरल स्कीम है कि एक सेंटर होगा, स्टेट्स होंगे, उनके बीच में ऐसा रिलेशन होगा, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। इसके अलावा गवर्नर का जो ऑफिस है, ठीक है, गवर्नर का ऑफिस कैसा होगा, तो उसको, ये वर्ड्स को आपको याद रखना है ना, सेंटेंसेस को, बिकॉज गवर्नर से रिलेटेड और भी जो चीज़ें हैं वो सब अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। तो इसका ऑफिस कैसा होगा, उसके पावर्स क्या होंगे, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया। इसके अलावा पीएससी जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, ठीक है, इसको भी हमने कहाँ से अडॉप्ट किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें बची हुई थी बताने के लिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा सारे कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन का मैंने आपको बता दिया कहाँ से हमने क्या चीज़ें अडॉप्ट की हैं। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, और इस तरह मैं इस लेक्चर को फिनिश करती हूँ। यू ओनली फेल व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग। ठीक है, हमेशा इस कोड को याद रखना कि आप फेल तभी होगे जब आप कुछ चीज़ सीखना बंद कर दो। ठीक है, तो कीप लर्निंग, कीप अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरीथिंग। कोई भी डाउट रहे तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट डाल सकते हैं। इसके अलावा यू कैन ज्वाइन मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी ऑन माई फेसबुक। थैंक यू वेरी मच।